I think you launched me because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. Tefu, you're also here because of your mama. मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे करण जौहर ने ओवर द इयर्स अपने चार्म को लूज कर दिया है और कैसे उनके स्टार किड्स के ऑब्सेशन ने उन्हें और धर्मा प्रोडक्शंस को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया है। धर्मा प्रोडक्शन इंडस्ट्री का सबसे पुराना प्रोडक्शन हाउस है जिसे 1979 में करण जौहर के पापा यश जौहर ने बनाया था। 1998 में करण जौहर ने धर्मा बैनर के थ्रू अपनी पहली डायरेक्टोरियल मूवी कुछ कुछ होता है रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने आइकॉनिक पेयर शाहरुख और काजोल को लिया था। इस मूवी में रानी मुखर्जी और सलमान खान भी थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी सक्सेस रही थी और ये मूवी कल्ट क्लासिक बन गई। शाहरुख और काजोल की जो केमिस्ट्री थी उसने लोगों का दिल जीत लिया और तब से शाहरुख और काजोल की जोड़ी बहुत ज्यादा फेमस बन गई। उसके बाद आई कभी खुशी कभी गम। ये मूवी फैमिली ओरिएंटेड थी और इसके जो सेट्स थे वो बहुत ज्यादा ही ग्रैंड। उस टाइम पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक साथ लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसमें जो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक और करीना कपूर का जो रोल था वो अपने आप में आइकॉनिक था। इस मूवी को जब आप थिएटर में देखते हैं तो एक बहुत ही अलग इमोशन आता था उस टाइम पर। इसके जो गाने हैं वो आज भी फेमस हैं। इस मूवी का वो आइकॉनिक सीन जब शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से आते हैं और जया बच्चन उनका स्वागत करने के लिए थाली लेकर जाती हैं, कोई चाह कर भी ऐसे सीन को भूल नहीं सकता। इस मूवी का जो ऑरा था वो कुछ और ही था। उसके साथ साथ करीना कपूर ने भी जो पू का कैरेक्टर निभाया था उसे आज तक कोई भूल नहीं पाया है। उनका जो डिमीनर था, उनका जो बात करने का तरीका था वो अपने आप में ही आइकॉनिक। तो लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई और धीरे धीरे जो धर्मा प्रोडक्शंस था, इवन करण जौहर लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने कल हो ना हो, ये जवानी है दीवानी, वेकअप सिड ऐसी बहुत सारी मूवीज को प्रोड्यूस भी किया जो कि कमर्शियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही और उससे धर्मा प्रोडक्शंस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन फिर 2012 में करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई, जिससे उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट को लॉन्च किया। ये उनका आलिया भट्ट के साथ पहला कोलैबोरेशन था, लेकिन इसके बाद उनका जो आलिया के लिए अटैचमेंट था वो दिन पर दिन बढ़ता गया। वो आलिया को अपने एक किड की तरह ट्रीट करने लगे और जितनी भी मूवीज धर्मा के थ्रू आती थी उसमें मोस्टली आलिया भट्ट को देखा गया। और फिर ये जो करण जौहर का स्टार किड्स के लिए ऑब्सेशन था वो वही नहीं रुका। उसके बाद उन्होंने 2018 में धड़क से जानवी कपूर और ईशान कट्टर को लॉन्च किया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा नहीं दिखा पाई और ना ही जानवी कपूर को इससे वो उतना ज्यादा फेम मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रही। और इसके बाद 2019 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसमें अनन्या पांडे ने डेब्यू किया। लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा नहीं चली एंड ऑब्वियसली इन सब का जो लॉस हुआ वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने बियर किया। फिर आया कोविड और 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद ये जो नेपोटिज्म का जो डिबेट था वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोग करण जौहर को ब्लेम करने लगे कि कैसे वो आउटसाइडर्स को टारगेट करता है, उनका मजाक बनाता है। इवन कॉफी विद करण के ऐसे बहुत सारे क्लिप्स वायरल होने लगे जहां उसने आउटसाइडर्स का मजाक उड़ाया है और हमेशा जो भी गेस्ट उसके शो पर इनवाइट होते थे वो आइदर नेपो किड्स होते थे या फिर कोई अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए आता था। और ऐसा नहीं था, इसके पहले भी करण जौहर को कंगना रनौत ने कॉफी विद करण में ही कॉल आउट कर कहा था कि वो फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म है। If ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia.
I think Star World just got its promo. ये सब चल ही रहा था कि फिर 2022 में आई ब्रह्मास्त्र। ये मूवी अभी तक की धर्मा प्रोडक्शंस की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मूवी थी। इस मूवी में मेन लीड में आलिया भट्ट और रणवीर कपूर थे। अयान मुखर्जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और जो एक और नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, उन्होंने इस मूवी की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, जिससे ये जो फिल्म थी इसका बजट इन्फ्लेट हो गया। ये करीबन 400 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी थी और जब ये मूवी फिल्म थिएटर्स में आई तो ऑडियंस ने इसके वीएफएक्स को तो अप्रिशिएट किया, बट जो इसकी डायलॉग राइटिंग थी वो लोगों को कुछ खास जमी नहीं। वही चीजी डायलॉग्स और आलिया का बार बार शिवा चिल्लाना प्लस मूवी का 400 करोड़ बजट जो सही तरीके से रिकवर कर भी नहीं पाया। इस मूवी ने धर्मा प्रोडक्शंस को एक बहुत बड़ा झटका दिया और उसके फाइनेंसेस को पूरी तरह डुबा दिया। और इसके बाद भी हमने देखा कि करण जौहर का जो ऑब्सेशन था वो स्टार किड्स से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो मूवी आई मिस्टर एंड मिसेस माही, उलझ, उसमें जानवी कपूर जो एक्ट भी नहीं कर सकती उनको बार बार चांस दिया गया। और जहाँ की जो दूसरे टैलेंटेड एक्टर्स है जैसे कि विक्रांत मैसी, मृणाल ठाकुर, इन्हें कभी भी करण जौहर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं जितने कि एक स्टार किड को देते हैं। और अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी जिगरा जिसमें आलिया भट्ट थी और जिसे जमकर प्रमोट किया गया। इवन इस मूवी के लिए तो बसंतवाला ने खुद एडमिट किया था कि वो एग्री नहीं करते थे कि आलिया भट्ट को डायरेक्टली ये स्क्रिप्ट सेंड की जाए, लेकिन करण जौहर ने उन्हें बिना ही बताई इस मूवी के लिए आलिया भट्ट को फाइनल कर दिया। जो जिगरा मूवी थी उसका बजट करीबन 90 करोड़ था, लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट रिकवर नहीं कर पाई, जिससे धर्मा प्रोडक्शंस को बहुत बड़ा झटका लग गया। इवन हालात ऐसे हो गए कि करण जौहर को जो अपना 50% स्टेक है धर्मा प्रोडक्शंस में, वो भी आधार पुनरवाला को सेल करना पड़ा। आई थिंक लोगों की जो सबसे बड़ी कंप्लेंट करण जौहर के साथ रही वो यही थी कि वो बार बार ऐसे स्टार किड्स को लॉन्च क्यों करते हैं जिन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती। इवन अगर आपने कभी जो स्टार किड्स हैं उनको बात करते हुए सुना होगा तो उन्हें तो प्रॉपर हिंदी बोलना भी नहीं आता। वो ये भी नहीं जरूरी समझते कि अगर आपको हिंदी फिल्मों में एक्ट करना है तो एटलीस्ट आपको हिंदी बोलना तो आना चाहिए। और अगर वो हिंदी सीख भी लेते हैं तो वो उनके जो इमोशंस होते हैं वो हिंदी से रिलेट हो ही नहीं पाते हैं। वो जो बोल रहे हैं और वो जो एक्ट कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी वजह से आई थिंक दिन पर दिन जो लोगों का कॉन्फिडेंस है करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन से वो हटता चला जा रहा है और लोग अब उतने एक्साइटेड नहीं है धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी को लेके जितने वो पहले हुआ करते थे। उसके बाद अभी बीच में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि करण जौहर शनाया कपूर को लॉन्च करने वाले हैं। इतना बैकलैश मिलने के बाद भी करण जौहर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो आउटसाइडर्स से अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हैं। इवन वो हमेशा अपने डिफेंस में बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दिए। Things about flag bearers of nepotism and I'm like, you don't know my past. You don't know the pain that one endured and you know it because your father's a producer and you've seen the agony and pain that a failure can bring home. उन्होंने कभी भी ऑडियंस का जो ओपिनियन है उसे वैल्यू नहीं किया। हमेशा उन्होंने बोला कि दिस इज माई मनी एंड आई विल डिसाइड whom I want to launch, जिसका ये इम्पैक्ट है कि अभी उनकी खुद की कंपनी का भी 50% स्टेक किसी और के पास चला गया है। एंड हो सकता है कि फ्यूचर में, क्योंकि आधार पुनरवाला एक बिजनेसमैन है, तो वो ऐसे नेपो किड्स को चांस नहीं देंगे जिन्हें एक्टिंग करना नहीं आती और जो हर फिल्म में उन्हें सिर्फ लॉस कराएं। हो सकता है कि अब धर्मा प्रोडक्शंस टैलेंटेड लोगों पे ज्यादा ध्यान दे, इर्रेस्पेक्टिव कि वो नेपो किड्स हैं या नहीं है। अभी रिसेंटली करण जौहर ने एक इंटरव्यू दिया जहां पे उन्होंने एडमिट किया कि जो हायर बजट मूवीज होती हैं वहां पर प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब इन फ्यूचर वो ध्यान रखेंगे कि वो लो बजट मूवीज बनाएं जहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा हो सकता है कि अब उन्हें रियलाइजेशन हो गया हो कि जो स्टार किड्स वो हमारे मुंह पर मारते जा रहे हैं वो एक्चुअली डिजर्व ही नहीं करते हैं एक्टिंग फील्ड में आना। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।